आई एम विनोद सर फ्रॉम असम पब्लिक स्कूल उत्तरीजपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, कल मैंने लाइट के अंतर्गत, प्रकाश के अंतर्गत गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोली दर्पण और गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को पढ़ाया था। अभी तक तो किसी बच्चे का कमेंट्स नहीं आया और ना नोट्स ही आया है। हमने कहा था कि अपने मन से उसका नोट्स सुन के बनाइए, तो कल हम भेजेंगे तो आप मिलाइएगा, ऐसा मैंने कल कहा था। तो अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, हम नोट्स बनवा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए, मिला लीजिए, फिर जो चीज़ें न समझ में आए उसको फिर कमेंट करिएगा। तो अब हम चलते हैं डिफिनीशन की ओर। गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण गोली दर्पण के बारे में देखिए। कांच के खोखले, कल बताया था हमने, कांच के खोखले गोले का कटा भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए, कलई का मतलब पेंट, एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो परावर्तन दूसरे पृष्ठ से होता है, तो वो गोली दर्पण कहलाता है। कांच का खोखला गोला कल तब समझाया था, डिस्क्राइब किया था। कांच के खोखले गोले को जब आप काटेंगे तो इस तरह की आकृति प्राप्त होगी जिसमें एक तल उभड़ा हुआ रहेगा और एक तल धंसा हुआ रहेगा। तो देखिए यहां ये जो हमने ये रेखा खींची है छोटी छोटी, ये पेंट कलई की निशानी, ये पेंट की निशानी है, इस तरफ कलई कर दिया गया। ये परावर्तक तल के व्यास को दर्शाता है, ये परावर्तक तल के व्यास को दर्शाता है। अब इसमें उभड़े हुए तल पर हमने पेंट किया है, तो परावर्तन जो इसका होगा वो धंसे हुए तल से होगा। जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो धंसे हुए तल से होगा, तो यह अवतल दर्पण है। तो ये दो प्रकार का होता है गोली दर्पण। एक है अवतल दर्पण जिसमें परावर्तक तल जो है धंसा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, और जब ये उभड़ा हुआ पर देखो धंसे हुए तल पर कलई कर दिया तो परावर्तन अब उभड़े हुए तल से होगा, यानी यहां से होगा। तो ऐसा दर्पण जो होगा वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में परावर्तक तल उभड़ा होता है और अवतल दर्पण में परावर्तक तल धंसा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। तो इस तरह से आप गोली दर्पण की दोनों प्रकार जो हैं उनकी परिभाषा आप दे सकते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से या दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल माने धंसा हुआ तल। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उठे हुए तल से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का फिगर है, ये उत्तल दर्पण का फिगर है। ये धंसे हुए तल से परावर्तन होता है, उभरे तल पर ये कलई की गई है, कलई का चिन्ह है। और यहाँ देखिए धंसे हुए तल पर कलई करें तो परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। तो ये दर्पण उत्तल हो गया ये, और ये अवतल। तो दो प्रकार के हो गए दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब दर्पणों से संबंधित कई परिभाषाएं हमने कल बताई थी आपको, उसको आप फिर से नोट कर लें, लिख लें। जैसे वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव है, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, ये सभी चीजें आप नोट करेंगे। अब हम देखेंगे गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ डिफिनेशंस हैं। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, देखो बेटा, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, जैसे ये गोला है इतना पूरा, इसका कटा हुआ भाग है ये इतना, तो ये इसका जो कटे हुए गोले का भाग होता है, जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले का जो सेंटर होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है, वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन रटना नहीं, समझ लेना है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है
उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र C होता है वो परावर्तक तल की ओर होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल के विपरीत दिशा में होता है, परावर्तक तल के विपरीत दिशा में, और अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है वक्रता केंद्र। अब जो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और एक है गोली दर्पण का ध्रुव, जो इसका परावर्तक तल है, जिसको डाट से नहीं दिखाया गया है। इसका परावर्तक तल ये है, यहां से यहां तक, और इसका परावर्तक तल इतना है। तो जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं, पोल, ध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव। अवतल दर्पण का ध्रुव ये है और उत्तल दर्पण का ध्रुव ये है, दोनों के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब देखिए यहां वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है CP, C और P को मिलाने वाली रेखा का मतलब अनंत लंबाई की जो रेखा है यही कहलाता है मुख्य अक्ष। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। यहां पर यह है मुख्य अक्ष, ये CP तो मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। तो यह हो गया आपका क्या क्या? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं हम गोली दर्पण के फोकस की। गोली दर्पण के फोकस की बात करते हैं। गोली दर्पण का फोकस, गोली दर्पण के फोकस को भी कल हमने डिटेल में समझाया था। गोली दर्पण का फोकस, गोली दर्पण का फोकस हाँ, तो देखो बेटा, गोली दर्पण का जो फोकस है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये देखिए कि कब मिलती हैं और कब मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब यहां देखिए आप, ये अवतल दर्पण को लीजिए। अवतल दर्पण में ये किरण जो AB है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात BF दिशा में जाती है, जो मुख्य अक्ष को F पर मिलती है। तो यही F जो है, F बिंदु फोकस है, इसे मुख्य फोकस कहते हैं, ये F बिंदु को। और देखिए उत्तल दर्पण में जब देखेंगे तो परावर्तन, जैसे ये किरण जो MN है, प्रकाश की किरण MN दर्पण की ओर जा रही है और परावर्तन के पश्चात इस दिशा में निकल गई। अब इस दिशा में निकल गई तो जो कोई यहां से देखेगा तो उसे लगेगा कि यह मुख्य अक्ष के बिंदु F से निकल रही है, F से निकल रही है। तो ये यहां पर नहीं आ रही है, ये तो यहीं से मुड़ गई, लेकिन प्रतीत हो रही है कि F से निकल रही है, ना कि M से आके मुड़ रही है। ऐसा नहीं प्रतीत होता, ऐसा प्रतीत होता है कि F से निकल रही है। तो F से निकलती प्रतीत हो रही है, तो मुख्य अक्ष का जो बिंदु F है ये हो गया मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण का जो देख रहे हैं फोकस परावर्तक तल के सामने, और उत्तल दर्पण का जो फोकस है परावर्तक तल के पीछे। ये बात दिमाग में रखना। इसके बाद है गोली दर्पण की फोकस दूरी। गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी है अर्थात FP, ये फोकस दूरी है। और यहां पर देखिए ये FP फोकस दूरी है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव दिशा, नेगेटिव दिशा में होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव दिशा में होती है।
जब चिन्ह परिपाटी हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी। अब यहां पर देखिए आपको किरणों का एक मार्ग ये पता हो गया कि जब भी आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी दर्पण की ओर, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की ओर आएगी, अवश्य ही वो दर्पण के फोकस से या तो जाएगी, अगर अवतल दर्पण रहेगा तो वास्तव में फोकस से जाएगी, और अगर उत्तल दर्पण होगा तो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। अब अगर इसका विपरीत हम कहें, जैसे ये हमने ले लिया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसका ये C हो गया वक्रता केंद्र, P हो गया ध्रुव, और ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका फोकस। अब अगर कोई किरण इसकी फोकस की ओर से जा रही है, फोकस की ओर से आ रही है, ऐसे फोकस की ओर से दर्पण की ओर आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अवश्य ही ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जा रही तो फोकस से, और फोकस की ओर से आती हुई किरणें या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। जैसे यह है आपका अवतल दर्पण था, अब ये उत्तल दर्पण में देख लो, ये हो गया P, ये हो गया C अर्थात सेंटर वक्रता केंद्र, और ये हो गया आपका ध्रुव, और ये हो गया मुख्य अक्ष। अब जो फोकस की ओर जाने वाली किरण आने वाली, जो फोकस की ओर आने वाली किरण, ये फोकस की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस तरह से तीन किरणों के मार्ग, दो किरणों के मार्ग हमें पता हो गए, और जो वक्रता केंद्र की ओर से किरणें जाएंगी दर्पण से परावर्तन की ओर, परावर्तन के लिए, वो उसी मार्ग से लौट आएंगी। तीन किरणों का मार्ग आप पता कर लीजिए। यह है दर्पण अवतल, इसका ये हो गया C, ये हो गया P, और ये हो गया F। अब वक्रता केंद्र की ओर से जाने वाली जो किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, क्योंकि अभिलंबवत जो किरणें लंबवत दर्पण पर पड़ती हैं वो उसी एंगल से वापस आ जाती हैं, लंब ही। तो अब कैसे पता कि लंबवत, चूंकि अवतल दर्पण पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो समतल दर्पण की भांति कार्य करेगा, तो जितने एंगल से ये इस पे आपतित होगी उतने एंगल से परावर्तित होगी। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आप समझते ही बराबर होता है, बताया गया है। तब ये इस पे जो स्पर्श रेखा है समतल दर्पण की बात कार्य करेगी, अतः समतल दर्पण पर जैसे जिस एंगल से किरणें जाती हैं उसी एंगल से परावर्तित हो जाती हैं। तो भाई जो और स्पर्श रेखा आप जानते हैं त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये लंबवत जो रेज जाएगी दर्पण पे तो फिर उसी दिशा में ये वापस लौट आती है, लंबवत सीधे। तो ये बात हो गई अब आपकी। अब यहां पर देखिए हमने सूत्र प्रूव किया था, संबंध बताया था कि समतल और गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, अब इस बात को हम देखेंगे। के चीज तो दर्पण का द्वारक बता देंगे बीच में उसको ना। 15 मिनट का हुआ है। 15 मिनट का, 20 मिनट का बनेगा, नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, आज नहीं जा पाएगा तो चल जाएगा। तो रहने दे इसको, यहीं पर रोक दीजिए। थोड़ा गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसको समझाएंगे। नहीं ये संबंध है लेकिन ना 5 मिनट लगेगा समझाने में भी, तो यहीं रहने दीजिए, यहीं से फिर आगे बढ़ा दीजिएगा। फोकस दूरी में संबंध लिख दिए थे क्या इसको पूरा, गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या नहीं लिखे ना, लिख दीजिए ना कि इसको अगले वीडियो में इसको पढ़ाएंगे तो कंफर्म रहेगा कि यही पढ़ाना है। हम लोग भी वीडियो देखेंगे तो समझ लेंगे कहाँ को यही पढ़ाना है गोली दर्पण।
त्रिज्या हाँ हाँ, तो बच्चों गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या था फोकस दूरी में जो संबंध है, इसको हमने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था, इसका अभी सलूशन कोई नहीं दिया। हमने कहा था सिद्ध करके एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं आता तो फिर बताएंगे। तो आज आप इसको ट्राई कर लेना, अगर नहीं आएगा तो कल के वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे, और आएगा तो भी यहीं से शुरू करेंगे। इसको कल हम प्रूव करेंगे। आप गलत सही जैसा भी जानते हो करें, डरे नहीं, लजाएं नहीं। आप इसको करके दिखाएं, गलत होगा तो भी, सही होगा तो भी। हम कल इसको फिर से बताएंगे, और प्रतिबिंबों का बनना और चिन्ह परिपाटी भी कल बताई जाएगी। ओके।